once again welcome back to my channel. In this video, I'll complete the left part of the chapter The Cold War Era. In the previous video, I ended with what were the arenas of the Cold War. And in this video, I'll complete challenges to bipolarity, new international economic order, India and the Cold War. These are the three last topics, and in this video, I'll complete the chapter Cold War Era. So let's start with the first heading, which is visible on a screen, is challenges to bipolarity. This is heading challenges to bipolarity. आपको बाइपोलैरिटी मतलब किसी भी चीज़ के दो पोल होना, और हमारी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में कोल्ड वॉर के दौरान दो पोल थे, पहला यूएसए और दूसरा यूएसएसआर. हमारा वर्ल्ड जो था बाइपोलर बन गया था, यानी कि दो पोल हो गए थे. ठीक है, चैलेंजेस टू बाइपोलैरिटी यानी कि बाइपोलर वर्ल्ड को चैलेंज देने के लिए कोई आ गया था. इस टॉपिक में हम वही डिस्कस करने वाले हैं. ठीक, तो जो चैलेंज देने के लिए बाइपोलैरिटी को एक टर्म आया था, एक पॉलिसी आई थी, एक मूवमेंट आया था, उसका नाम था नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट. उसका क्या नाम था? नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट या नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी. जो नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी थी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, और जो अभी अभी कॉलोनियल रूल से कंट्रीज़ आज़ाद हुई थी उनको एक थर्ड ऑप्शन प्रोवाइड किया था कि ना तुम यूएसएसआर को ज्वाइन कर सकते हो और ना ही यूएसए को ज्वाइन कर सकते हो, एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में वर्ल्ड पॉलिटिक्स में हिस्सा ले सकते हो. क्योंकि अभी अभी तुमको इंडिपेंडेंस मिला, अभी अभी तुमने अपनी आज़ादी हासिल की है, और फिर से किसी के चमचे बन के रहना, फिर से किसी के अंडर काम करना किसी भी कंट्री के लिए जिसने अभी अभी आज़ादी पाई है आसान नहीं होने वाला था. ठीक है, जो कंट्रीज़ एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका की अभी अभी आज़ाद हुई थी कॉलोनियल रूल से, उनको एक थर्ड ऑप्शन मिला था जिसमें वो ना ही किसी अलायंस को ज्वाइन ना करके एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में वर्ल्ड में रह सकती है. तो ये नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी ऑफर्ड मैनी न्यूली डीकोलोनाइज्ड कंट्रीज ऑफ एशिया, Africa and Latin America a third option of not joining any of the alliance and staying independent in world politics matter. ठीक है, तो अब नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी आई तो आई कैसे, किसने उसको फाउंड किया, अब वो हम डिस्कस करने वाले हैं. जो नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी थी या जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट था वो मेनली 3 लीडर्स के द्वारा फाउंड किया गया था. उनके नाम हम पढ़ने वाले हैं. पहला तो था यूगोस्लाविया जोसेफ ब्रोज टीटो, यानी कि यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रोज टीटो, इंडिया के जवाहरलाल नेहरू और इजिप्ट के गामेल अब्देल नासिर. यानी कि जो 3 फाउंडर्स ऑफ नाम थे वो थे यूगोस्लाविया जोसेफ ब्रोज टीटो, इंडिया जवाहरलाल नेहरू एंड इजिप्ट गामेल अब्देल नासिर. अब आपको क्वेश्चन आएगा, यहाँ तो 5 लीडर्स लिखे हैं, हम 3 के नाम ही क्यों बता रहे हैं? क्योंकि मेनली जिन्होंने मेन जो लीडर्स थे वो 3 थे, बट जो ये 2 लीडर्स हैं, एक है इंडोनेशिया सुकरानो और घानास क्वामे निक्रुम्मा, इन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली इनको सपोर्ट किया था. जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी 1956 में, उसमें जो ये थे इंडोनेशिया सुकरानो और घानास क्वामे निक्रुम्मा, बहुत ही ज़्यादा इन 3 लीडर्स को सपोर्ट किया था, इसीलिए हम 5 फाउंडर्स ऑफ नाम भी बोलते हैं. ठीक है, तो हम पढ़ते हैं. The first summit of नाम was held in 1961 बेलग्रेड. जो ऑफिशियल फर्स्ट समिट नाम की थी वो कब हेल्ड हुई थी? 1961 में बेलग्रेड में. बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि नाम की फर्स्ट समिट कब हेल्ड हुई थी, तो आपको बताना है 1961 में, और प्लेस का नाम था बेलग्रेड. ठीक है, और जो डिस्कशन हुआ था उस मीटिंग में वो किस बेसिस पे डिस्कशन हुआ था, मतलब कौन कौन से फैक्टर्स या कौन कौन सी चीज़ें उस मीटिंग में डिस्कस की गई थी. कल्मिनेशन मतलब किसी चीज़ को क्लियर करना, यानी कि किसी चीज़ को निर्धारित कर लेना कि हमारा मोटो यानी कि हमारा जो एम है नाम का वो क्या होगा, वो डिस्कशन हुआ था हमारा फर्स्ट मीटिंग ऑफ नाम विच वॉज हेल्ड इन 1961 इन बेलग्रेड. ओके, so let's start. What were those 3 factors which were discussed in that meeting?
कॉपरेशन अमंग दीज 5 कंट्रीज। दीज 5 कंट्रीज़ यानी कि जो जिन जिन कंट्रीज़ के मेंबर्स शामिल हुए थे, यानी कि जिनको हम 5 फाउंडर्स ऑफ नाम कहते हैं, उन कंट्रीज़ के बीच में एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप का बॉन्ड होगा और बहुत ही ज़्यादा कॉपरेशन सपोर्ट के साथ ये 5 कंट्रीज़ रहेंगी। अब आपको इन 5 कंट्रीज़ का नाम भी याद रखना होगा। पहली तो थी यूगोस्लाविया, दूसरी थी हमारी इंडिया, तीसरी थी हमारी इजिप्ट, चौथी थी हमारी इंडोनेशिया और पांचवी यानी आखिरी थी हमारी घाना। इन 5 कंट्रीज़ के नाम आपको याद रखने और कौन कौन से लीडर्स उस मीटिंग में शामिल हुए थे वो भी आपको याद रखना है। ये यहाँ पे लिखा है 5 फाउंडर्स ऑफ द नाम, सी लाइक दिस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। The second point is growing Cold War tension and its widening areas, यानी कि कोल्ड वॉर चल रहा था, उसकी टेंशन पूरे विश्व में फैली हुई थी। उसको भी हमारी जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी नाम की, उसमें डिस्कस किया गया था कि कोल्ड वॉर को कैसे ख़त्म करें, और उसकी जो टेंशन चल रही थी वो भी हमारी फर्स्ट मीटिंग ऑफ नाम में डिस्कस की गई थी। और थर्ड है द ड्रामेटिक ऑफ एंट्री ऑफ मैनी न्यू डीकोलोनाइज्ड अफ्रीकन कंट्रीज into international arena by 1960 there was 16 new African members in the UN, यानी कि जो अभी भी न्यूली डीकोलोनाइज्ड कंट्रीज़ थी उनको इंडिपेंडेंस मिल रहा था और वो यूएन के जो कंट्रीज़ थी उनकी लिस्ट में शामिल होती जा रही थी। आपको ये भी याद रखना होगा कि बाय 1960s कितनी कंट्रीज़ थी, कितनी और कंट्रीज़ शामिल हो गई थी, अफ्रीका की कितनी और कंट्रीज शामिल हो गई थी यूएन के लिस्ट में। तो आप बताएंगे बाय 1960s देयर वर 16 न्यू अफ्रीकन मेंबर्स इन द यूएन, यानी कि 1960s से 16 और न्यू कंट्रीज़ अफ्रीका की जो थी वो यूएन की लिस्ट में शामिल हो गई थी। सो लेट्स सी, ये तो हो गया हमारा नाम के बारे में। नाम की यानी कि नाम किन्होंने फाउंड किया था और पहली मीटिंग में क्या क्या डिस्कशन हुआ था। अब कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम नाम के बारे में पढ़ेंगे वो है कि नाम की जो समिट थी कितने लोगों ने अटेंड की थी, कौन कौन सी कंट्रीज़ ने अटेंड की थी और ऑब्जर्वर कंट्रीज़ क्या होती है। तो पढ़ते हैं। The first summit was attended by 25 member states, यानी कि जो फर्स्ट समिट थी उसको 25 कंट्रीज़ ने अटेंड किया था, यानी कि 25 कंट्रीज़ के लीडर ने अटेंड किया था। और ये जो लीडर्स यानी कि जो कंट्रीज़ के नाम है वो दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, पर फर्स्ट समिट 25 मेंबर स्टेट्स ने अटेंड की थी। The latest meeting 17 summit was held in Venezuela 2016, यानी कि जो लेटेस्ट मीटिंग है, जब मैं बुक पब्लिश हुई थी तो जो लेटेस्ट मीटिंग थी वो 17 समिट थी और वो कहाँ हेल्ड हुई थी, वेनेजुला में 2016 में। बट जो अभी हमारी लेटेस्ट मीटिंग हेल्ड हुई है वो हुई है 2019 में और वो है हमारी 18th समिट। कौन सी है, 18 समिट 2019 में हेल्ड हुई है हमारी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि कितने मेंबर्स ने, जब ये वेनेजुला 2016 में हमारी ये मीटिंग हुई थी तो उनको कितने मेंबर्स ने ज्वाइन किया था। पहली मीटिंग को हमारे 25 मेंबर स्टेट्स ने ज्वाइन किया, तो जो 17 समिट 2016 में हुई थी उनको 120 मेंबर्स ने ज्वाइन किया था और 17 ऑब्जर्वर कंट्रीज़ थी। ऑब्जर्वर कंट्रीज़ क्या होता है, ऑब्जर्वर कंट्रीज़ यानी कि जो नाम का पार्ट नहीं है पर नाम की जो मीटिंग होती है उसको ऑब्जर्व करती है, अगर कुछ मॉडिफिकेशंस होता है वो भी सजेस्ट करती है, और अगर उनको नाम की जो पॉलिसीज और प्रोग्राम्स होते हैं अच्छे लगते हैं तो वो नाम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट थिंग। अब हम देखते हैं नॉन अलाइनमेंट था क्या। नॉन अलाइनमेंट जो हमारा था उसका मोटो ये नहीं था कि हम वर्ल्ड पॉलिटिक्स के मैटर से अलग हो जाएंगे, या हमने यूएसएसआर यानी यूएसए को ज्वाइन नहीं किया है तो हम वर्ल्ड पॉलिटिक्स में हिस्सा ही नहीं लेंगे, ये नाम का बिल्कुल भी मोटो नहीं था। वो कहता है कि नाइदर वी विल फॉलो आइसोलिज्म और नॉर न्यूट्रलिटी, ये दो चीज़ें हैं, एक है आइसोलिज्म और दूसरा है न्यूट्रलिटी। आइसोलिज्म का मतलब क्या होता है कि जो वर्ल्ड में कुछ भी हो रहा है उसमें हम कोई भी हिस्सा नहीं लेंगे और ख़ुद को वर्ल्ड पॉलिटिक्स से बिल्कुल अलग कर लेंगे। पर नाम का मोटो ये नहीं था कि उसने ये नहीं कहा था कि वर्ल्ड में क्या कुछ जो हो रहा है होने दो, हम अलग एक कंट्री, हम इंडिपेंडेंट कंट्री, हम किसी भी अलाइंस का हिस्सा नहीं है तो हम वर्ल्ड पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेंगे, ये उसका मोटो नहीं था। बल्कि अगर कभी कुछ
कभी कुछ ऐसा कुछ गलत होता है वर्ड में, तो हम उस मैटर पे अपना पूरा का पूरा सहयोग देंगे, अपना पूरा स्टैंड देंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं न्यूट्रलिटी का मतलब क्या होता है। न्यूट्रलिटी रिफर्स टू अ प्रिंसिपल और पॉलिसी स्टेइंग आउट ऑफ वॉर। यानी कि न्यूट्रलिटी का मतलब होता है अगर किसी भी कंट्रीज़ के बीच में वॉर हो रहा है तो हम उससे भाग जाएंगे, यानी कि उससे अलग हो जाएंगे। पर ऐसा नहीं हुआ था। जो हम एग्जांपल ले सकते हैं, जब कोरियन वॉर हो रहा था 1950 टू 1953, ये प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था कि कोरियन वॉर्स कब से कब तक हुआ था, 1950 टू 1953। जब कोरियन वॉर हो रहा था तो हमारे इंडिया के जो प्रेसिडेंट थे यानी कि जवाहरलाल नेहरू ने वहाँ जाकर उस वॉर को ख़त्म करने की कोशिश की थी और उस वॉर में हिस्सा लिया था और वो वॉर को ख़त्म किया था और बताया था कि वॉर में कुछ भी नहीं रखा है। तो हम ये कहें कि जो नाम के मेंबर्स हैं, नाम की कंट्रीज़ हैं, वो न्यूट्रलिटी को फॉलो करेंगी तो बिल्कुल नहीं है। अगर किसी कंट्री के साथ गलत हो रहा है तो वो एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट करेंगी, अगर वॉर हो रहा है तो वॉर को ख़त्म करने की भी कोशिश करेंगी, ठीक है। अब ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, द मेजॉरिटी ऑफ नाम मेंबर्स was categorized as least developed countries, LDCs, which initiated economic development under the head of New International Economic Order। अब LDCs क्या होती है, आपको जानना है LDCs क्या होती है। लिखा है मेजॉरिटी ऑफ नाम मेंबर्स, यानी कि जो नाम के मेंबर थे, नॉन अलाइनमेंट की जो कंट्रीज़ थी उनको सब लोग यानी कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो LDCs बोलते हैं, यानी कि लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ बोलती है। तो सही भी है क्योंकि जब वही कंट्रीज़ ने नाम को ज्वाइन किया था जो अभी अभी कॉलोनियल रूल से आज़ाद हुई थी, उन्होंने जब जो उनके राज कर रहे थे, जो कंट्री उन पर राज कर रही थी, उनको अपने देश से भगाने के लिए बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिक एक्सपेंडिचर हो गया था उनकी कंट्री बहुत ज़्यादा पुअर हो गई थी। तो कैसे उनका डेवलपमेंट कैसे होगा, पहले तो वो आज़ाद होने की कोशिश में लगे थे, इसलिए उनकी कंट्री का डेवलपमेंट नहीं हो पाया था, इसीलिए उनको लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ भी बोलते हैं। उन्होंने जब अब खुद आज़ादी पाई तभी तो वो डेवलपमेंट का आगे सोचेंगे, अब वो आज़ाद थे अब वो डेवलपमेंट का आगे सोचेंगे, ठीक है। तो उनको लीस्ट डेवलप्ड कंट्री बोलते थे। जो अभी भी कॉलोनियल रूल से आज़ाद हुई थी उन्होंने ही नाम को ज्वाइन किया था, और जो डेवलप्ड कंट्रीज़ थी वो उनको LDCs बोलती थी। तो जो नाम की कंट्रीज़ थी, जो LDCs थी, उनको एक ऑर्गेनाइजेशन था इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर यानी कि NIEO के द्वारा कुछ सब्सिडीज़ नहीं कहेंगे, कुछ मतलब कि रिलीफ प्रोवाइड की गई थी। वो कैसे प्रोवाइड की गई थी, वी विल सी हेयर। न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। तो जो द चैलेंज for newly decolonized country was to become more developed economy and to lift their people out of poverty। तो जो अभी न्यूली डिकॉलोनाइज कंट्री थी, जिन्होंने अभी आज़ादी की थी, उनके लिए वो तो इंडिपेंडेंट तो हो गई थी, लेकिन अगर उनके पास रुपया पैसा नहीं होगा, अगर वो लोग इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट नहीं होंगी तो वो कैसे अपने पीपल जो है, अपनी कंट्री के पीपल हैं, उनको कैसे खाना पीना खिलाएंगी, कैसे उनको बेसिक नीड्स तक नहीं दे पा रही थी। अगर खुद उनको को बेसिक नीड्स नहीं दे पाएंगी तो उनकी कंट्रीज़ में फॉरेन से एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा और फिर से फॉरेन उनके ऊपर कोई रूल करने लगेगा, यानी वो फिर से डीकॉलोनाइज्ड हो जाएंगी। इसीलिए बहुत ही ज़्यादा था उनको इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होना। The idea of new international economic order originated in this realization, यानी कि जो NIEO था यानी कि न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, वो क्यों ओरिजिनेट हुआ था, या जो न्यूली डिकॉलोनाइज कंट्री हैं इनको इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट बनाने के लिए ये जो न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर है वो ओरिजिनेट हुआ था। द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड डेवलपमेंट, ये UNCTAD, इसका फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट बॉट आउट ऑफ रिपोर्ट इन 1972 इंटाइटल्ड टुवर्ड्स अ न्यू ट्रेड फॉरेन पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट। यानी कि जो UNCTAD है वो एक रिपोर्ट लाई थी, कब लाई थी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1972 में। किस लिए लाई थी, टुवर्ड्स अ न्यू ट्रेड
पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट, यानी कि जो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट थी, वो एक रिपोर्ट लाई थी 1972 में, जिसका मोटो था यानी कि जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनको इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट बनाना और उनकी जो ट्रेड पॉलिसीज़ थी और डेवलपमेंट था उसको इन्हेंस करना। तो अब हम देखेंगे कि ये था यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट की जो पॉलिसी थी उसके अंदर क्या क्या आता है। तो पहला पॉइंट है कि जो LDCs है उनका कंट्रोल अपने नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर हो सकते हैं, यानी कि कोई फॉरेन पावर उनके नेचुरल रिसोर्सेज को कंट्रोल नहीं करेगी। जो कंट्री है उसके नेटिव लोग ही उनके रिसोर्सेज और जो मिनरल्स वगैरह है उन पे कंट्रोल करेंगी। और सेकंड पॉइंट था कि जो उस कंट्रीज़ के जो प्रोडक्ट्स हैं वो फॉरेन मार्केट में बेच सकते हैं और जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनको कुछ रिलीफ देंगी, यानी कि जो इकोनॉमिकली वीकर कंट्रीज़ हैं यानी कि जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो अपने प्रोडक्ट्स, अपनी मैन्युफैक्चर्ड चीज़ें हैं वो फॉरेन मार्केट में बेच सकती हैं। और थर्ड पॉइंट था जो डेवलप्ड कंट्रीज़ की टेक्नोलॉजी है वो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ में कम रेट में आएगी, यानी कि वो जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके पास इतना रुपए पैसा नहीं है कि वो इतनी अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजीज़ एग्रीकल्चर के लिए, मशीनरी के लिए अडॉप्ट कर सके, तो उनको थोड़े से कम रुपए में वो टेक्नोलॉजीज़ प्रोवाइड की जाएंगी। और जो फोर्थ पॉइंट था कि जो इकोनॉमिकली वीकर कंट्रीज़ है उनको कुछ रिलीफ प्रोवाइड की जाएगी, कुछ सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी और उनका जो रोल है वो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन के रूप में वर्ल्ड पॉलिटिक्स में वर्ल्ड इकोनॉमिक में लाया जाएगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द थर्ड पॉइंट, द नेचर ऑफ नॉन अलाइनमेंट चेंज टू गिव ग्रेटर इंपॉर्टेंस टू इकोनॉमिक इशूज़, यानी कि जो धीरे धीरे जो नाम का रूप था, यानी कि जो पहले कहा था कि हम पहले तो था कि हम जो कोऑपरेशन बना के रखेंगे और पर वो धीरे धीरे इकोनॉमिक इशू के रूप में चेंज होने लगा, यानी कि नेचर उसका चेंज हो गया। पहले जो मीटिंग हुई थी उसमें इकोनॉमिक से रिलेटेड कुछ भी डिस्कशन नहीं हुआ था, पर जैसे जैसे मीटिंग और होती गई जो नेचर था नाम का वो चेंज होने लगा और जो नाम था वो एक बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिक प्रेशर ग्रुप बन गया था। और जो बन गया था, लेट्स सी, अब आया है हमारा इंडिया एंड द कोल्ड वॉर। नेक्स्ट एंड द लास्ट हेडिंग विच इज़ विजिबल ऑन द स्क्रीन इज़ इंडिया एंड द कोल्ड वॉर, यानी कि इंडिया ने कोल्ड वॉर के टाइम अपनी फॉरेन पॉलिसी क्या रखी थी और इंडिया ने क्या रोल प्ले किया था कोल्ड वॉर के टाइम। सो वी विल सी हेयर। आपको पता है इंडिया ने क्या ज्वाइन किया था, नाम, यानी कि ना ही उसने USSR को ज्वाइन किया था, ना ही USA को ज्वाइन किया था, ना ही USSR को सपोर्ट किया था और ना ही USA को सपोर्ट किया था। इस हेडिंग में हम ये भी देखेंगे इंडिया ने नाम क्यों ज्वाइन किया, अपने प्रॉफिट के लिए ही इंडिया ने नाम को ज्वाइन किया था। So let's see, India followed a two-way policy regarding the Cold War. It did not join any of the alliance and raised voice against newly decolonized countries becoming part of these alliance, यानी कि इंडिया ने कोई भी अलायंस नहीं ज्वाइन किया था, USA और USSR को नहीं ज्वाइन किया था, बल्कि जो अलायंस यानी कि जो कंट्रीज़ न्यूली डिकॉलोनाइज थी और वो ज्वाइन करने वाली थी किसी USA या USSR को, उनको भी समझाया था कि अभी अभी तुम आज़ाद हुए हो, फिर से किसी का चमचा बनना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा और तुमको एक थर्ड वे पॉलिसी यानी कि नॉन अलाइनमेंट को ज्वाइन करना चाहिए। और सेकेंड पॉइंट है, द पॉलिसी ऑफ इंडिया वॉज नॉट फ्लीइंग अवे बट इट वॉज फेवर ऑफ एक्टिवली इंटरवेनिंग इन वर्ल्ड, यानी कि जो इंडिया की पॉलिसी थी वो फ्लीइंग अवे यानी कि जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स के मैटर्स हैं उससे भाग जाने की नहीं थी, बल्कि एक्टिव रोल प्ले करने की थी, किसमें, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। यानी कि अगर किसी भी कंट्री के बीच में कोई मतभेद हो रहा है, यानी कोई लड़ाई झगड़ा है, तो वहाँ से भाग लेने की नहीं है बल्कि उसको रिजॉल्व करने की है। ठीक है, नाउ लेट्स सी थर्ड पॉइंट, द नॉन अलाइनमेंट गेव इंडिया द पावर टू टेक इंटरनेशनल डिसीजन एंड टू बैलेंस वन ऑफ द सुपर पावर अगेंस्ट द अनदर। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि नॉन अलाइनमेंट से इंडिया को क्या फेवर हुआ था और इंडिया ने नॉन अलाइनमेंट को क्यों ज्वाइन किया था, किसी और सुपर पावर को ज्वाइन नहीं किया था। तो इसके लिए दो पॉइंट्स हैं। पहला तो है इंडिया फॉलोड नॉन अलाइनमेंट बिकॉज इट कुड टेक इट्स इंटरनेशनल डिसीजंस फ्रीली ऑन वर्ल्ड मैटर्स, यानी कि जो इंडिया था उसने
नॉन अलाइनमेंट इसलिए ज्वाइन किया था कि वो किसी का चमचा बनकर ना रहे। अगर कभी कोई इंटरनेशनल डिसीजन लेना हो, यानी कि कभी वर्ल्ड से रिलेटेड डिसीजन लेना हो, अपनी फॉरेन पॉलिसी को वो इंडिपेंडेंटली डिसाइड कर सके कि उसको वर्ल्ड की अदर कंट्रीज़ के साथ कैसे बिहेव करना है। And the next point is India was often able to balance one superpower against the other, यानी कि जो इंडिया है वो बैलेंस कर सके, यानी कि अगर उसको दोनों सुपर पावर से अपना बेनिफिट ले सके। अगर एक सुपर पावर यानी यूएसए उसको महत्व नहीं दे रहा, उसकी तरफ ध्यान न दे रहा हो, तो वो यूएसएसआर की तरफ अपना झुकाव कर दे। इससे यूएसए भी इंडिया पे ध्यान देगा और यूएसएसआर भी इंडिया पे ध्यान देगा, यानी कि उसको यूएसए से भी सपोर्ट मिलेगा और यूएसएसआर से भी सपोर्ट मिलेगा, और मेन चीज़ वो इंडिपेंडेंट भी रहेगा और किसी का चमचा बनकर काम नहीं करेगा। ये थे इंडिया के बेनिफिट जो उसको नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी से मिले थे। ये भी यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हैं। द नॉन अलाइनमेंट गिव इंडिया द पावर टू टेक इंटरनेशनल डिसीजन एंड टू बैलेंस वन सुपर पावर अगेंस्ट द अनदर। और जो भाई इंडिया ने जो नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी फॉलो की, अभी किस लिए फॉलो की, अपने प्रॉफिट के लिए फॉलो की, वो तो हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे कि वो इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो क्रिटिसाइज, यानी कि जो इंडिया ने नॉन अलाइनमेंट को अपनाया वो क्रिटिसाइज किस बेसिस पे किया जाता है। तो उसके लिए भी हमारे पास 2 पॉइंट हैं। तो फर्स्ट है इंडियाज़ नॉन अलाइनमेंट वॉज सेट टू बी अनप्रिंसिपल, यानी कि जो इंडिया का नॉन अलाइनमेंट को फॉलो करना के पीछे कोई सिद्धांत ही नहीं था, यानी कि अनप्रिंसिपल था, क्योंकि इट वॉज सेट अदर कंट्री जिन्होंने नॉन अलाइनमेंट को फॉलो किया था कि जो नॉन अलाइनमेंट थे वही अनप्रिंसिपल्ड है। तो इंडिया को नॉन अलाइनमेंट को फॉलो करना बिल्कुल ही ज़्यादा अनप्रिंसिपल्ड था। और सेकंड था कि इंडिया ने नॉन अलाइनमेंट तो फॉलो किया, उसने कहा था कि हम वर्ल्ड पॉलिटिक्स के मैटर से अलग रहेंगे। कोई 2 सुपर पावर कुछ भी करे, हमारा उससे क्या, किसी भी सुपर पावर्स को हम ज्वाइन नहीं करेंगे। बट 1971 में उसने यूएसएसआर के साथ फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाया था। जब और लोग कहते हैं कि जब उसको किसी सुपर पावर को ज्वाइन ही नहीं करना था, किसी सुपर पावर से कोई मतलब ही नहीं रखना था, तो 1971 में 20 साल के लिए इंडिया ने यूएसएसआर के साथ हाथ क्यों मिलाया। ये बहुत ही ज़्यादा लोग इसको क्रिटिसाइज़ करते हैं। और यूएसएसआर ने भी इंडिया की बहुत ही ज़्यादा मदद की थी, तभी लोग कहते हैं कि इंडिया का झुकाव यूएसएसआर की तरफ ज़्यादा था। और इंडिया को जो ये नॉन अलाइनमेंट कहना कि हम नॉन अलाइनमेंट के मेंबर हैं वो अनप्रिंसिपल था। नाउ हाउ इंडिया ज्वाइंड हैंड विद द यूएसएसआर एंड हाउ इंडिया बिकेम फ्रेंड ऑफ यूएसएसआर, वी विल all this see in the next chapter 2, that is end of bipolarity. Till that, bye bye, take care. If you liked my video, if you like the explanation of the chapter, you can like my video. Thank you.